अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर अंबर जलील बख्तियार है और मैं एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट ख़वातीन की जो अमराज हैं जिसमें ज़चगी भी है और जिसके अंदर बाकी अमराज शामिल हैं उनकी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में और अब्रार सर्जरी में पिछले 20 से 25 साल से ये इस शोबे में काम कर रही हूँ। आज मेरा इस छोटी सी टॉक जो मैं आपके साथ देना चाहती हूँ ये उस सिलसिले का नेक्स्ट एक एपिसोड है जो हम पिछले उनमें क्या कहते हैं सिटिंग्स में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले हमल के हवाले से बात किया था, जिसमें फर्स्ट 3 मंथ्स में हमल में क्या करना चाहिए, फिर अगले 3 मंथ्स में और फिर लास्ट 3 मंथ्स में। लास्ट जो मेरी आपसे बात हुई थी उसमें हमने आखिरी 3 महीने जो हमल के हैं उनमें क्या चीज़ ज़रूरी है, किस तरह वो गुजारने चाहिए, कितने डॉक्टर्स के विजिट्स होने चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग्स हैं जिसके ऊपर आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो डिस्कस किया था। आज हम उससे जो नेक्स्ट स्टेज है यानी कि जो डिलीवरी के बाद की स्टेज है जिसको हम पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं, इसको हम ज़िचगी के बाद के 6 हफ्ते कंसिडर करते हैं। बेसिकली 6 हफ्ते का टाइम हम इसलिए लेते हैं बिकॉज इन 6 हफ्तों में जो नॉर्मल बॉडी के हॉर्मोन्स हैं, ये जो नॉर्मल फंक्शन है वो एक दफ़ा प्रेगनेंसी के लेवल से दोबारा अपने लेवल पे वापस आ जाता है, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है और इसमें कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं। 6 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं लेकिन 6 हफ्ते का टाइम जो है वो ज़रूर लगता है। अब ये जो पोस्टपार्टम पीरियड है ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि आप एक बहुत लंबे 9 महीने का अरसा जिसमें आप प्रेगनेंसी गुजारते हैं, उसके बाद फिर आप एक डिलीवरी के टाइम से गुजरते हैं, उस पर भी हम एक दफ़ा बात करेंगे जिसमें हम डिलीवरी को किस तरह करना चाहिए और कौन सी डिलीवरी जो है वो आपके लिए बेहतर है या किस हालत में जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होती है, किस में सिजेरियन होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पोस्टपार्टम पीरियड मैं इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारा डिलीवरी है वो तो डॉक्टर्स का काम है, लेकिन जो पोस्टपार्टम पीरियड में आप घर आ जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कितना रेस्ट, कुछ लोग हैं 40 दिन तक उठ के चलते ही नहीं है और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी उठते साथ ही आप रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप वॉक करें। तो चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है चाहे आपका सिजेरियन सेक्शन है, दोनों ही के अंदर रेस्ट करना तो ज़रूरी है, लेकिन रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप बिस्तर पे ही बैठे रहें सारा दिन। चाहे आपके सिजेरियन सेक्शन है, 3rd 4th डे आप वॉक करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह नॉर्मल डिलीवरी में भी 2nd डे आप चलना शुरू। अब चलना जो है वो घर के अंदर कितना होना चाहिए, इतना कि आप रूटीन के काम करें, आप वॉशरूम जा सकते हैं, आप खाने की टेबल तक जा सकते हैं, आप बैठने के लिए ड्राइंग रूम तक जा सकते हैं, वापस आएँ। और इन 10 डेज़ के बाद आप अगर आपके अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई फीवर नहीं है, कोई बुखार वगैरह नहीं है, तो आप 10 दिन के बाद अपना नॉर्मल रूटीन के काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। रूटीन से मुराद ये कि आप खाने बना सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बच्चों का कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं, इवन आप बाजार तक भी जा सकते हैं। और 40 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो इसलिए हम करते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अगर आपको फेस करनी पड़ जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर हमें डॉक्टर पे जाना ज़रूरी हो जाता है। एक तो मैंने आपको बताया कि आप चलें फिरें, बिल्कुल बेड रेस्ट भी नहीं करना और ऐसा भी नहीं है कि आप बस 2nd डे से जो है वो आप किचन में भी पहुंच जाएं काम करने के लिए, क्योंकि उससे भी ओवर एक्टिविटी जो है जल्दी उसके साथ आप फटीग हो जाते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत बड़े प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजरे जिसमें आपका आयरन, कैल्शियम, वाइटामिन, बाकी बॉडी की एनर्जी भी कम हो जाती है। सो आपको रेस्ट तो ज़रूरी चाहिए, लेकिन इतना रेस्ट करें कि आप कम से कम चलते फिरते रहें, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन रहे। ऐसा भी ना हो कि बहुत रेस्ट करें और फिर टांगों में खुदा ना खास्ता खून जम जाए, जिसको हम डीवीटी कहते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। प्लस एक कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर है उनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर की पेशेंट्स के लिए इस टाइम में ब्लड प्रेशर का बढ़ना प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर के बढ़ने से ज़्यादा खतरनाक है और ये इस टाइम में बढ़ने के चांसेस और परसेंटेज भी ज़्यादा होती है। सो आप ब्लड प्रेशर का जो है वो ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जिनका शुगर है उनको शुगर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस टाइम पे आती है वो डाइट है। डाइट में आपको हर चीज़ जो है उसका इंटेक आपके लिए नॉर्मल है, आप कर सकते हैं, सवाई कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो नमक का इस्तेमाल कम करें, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप मीठा और चिकनाई का इस्तेमाल कम करें, अगर आपका वेट ठीक है, आपको शुगर भी नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर, तो आप सब कुछ खाएं, कोई गर्म और ठंडा नहीं होता, आप हर चीज़ खा सकते हैं। इसमें नट्स भी खाएं, अंडे भी खाएं, आप गोश्त भी खाएं, आप दूध भी पी सकते हैं। एक हमारा कॉन्सेप्ट ये भी है कि जी ऑपरेशन के बाद दूध नहीं पीना या नॉर्मल डिलीवरी के बाद, क्योंकि अगर टांके लगे हैं तो उसमें पस पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप दूध भी पीजिए। जो चीज़ आप हजम कर लें आसानी से और आपको लगे कि ये जी मेरे लिए अच्छा है तो आप वो खा सकते हैं, अनलेस के डॉक्टर ने आपको किसी खास चीज़ से मना नहीं किया हुआ। सो पानी का इस्तेमाल
इस्तेमाल ज़्यादा करना है 8 से 10 ग्लास। क्यों? क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं। ब्रेस्ट फीड के अंदर आपको पता है कि जो ब्रेस्ट फीड है उसमें 90% जो है वो कॉम्पोजिशन या उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो पानी होता है। सो आप जितना पानी का इंटेक ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका मिल्क लेट डाउन ज़्यादा होगा, आपका मिल्क फॉर्मेशन या आपका मिल्क ज़्यादा बनेगा, ताकि आप बच्चे को ईजिली फीड करा सकें। आपकी डाइट जो है वो बहुत डिपेंड करती है आपके मिल्क लेट डाउन के ऊपर। और माँ को चाहिए कि वो अनलेस कि कोई ख़ास सिचुएशन है जिसमें खुदा ना खास्ता आपको कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जिसके अंदर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते, वरना जनरली 95% जो दवाइयाँ हैं या जो बीमारियाँ हैं उसमें ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अलाउड है, आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं ईजीली। और इसके अंदर एक और चीज़ जो देखी गई कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसमें ब्रेस्ट के अंदर पेन है या इन्फ्लेमेशन है या सोजिश है या आप नहीं पिला रहे, तो आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इससे बुखार भी चढ़ सकता है और खुदा ना खास्ता इसके अंदर फिर ब्रेस्ट के अंदर एब्सेस या उसके अंदर जो है वो पस की कलेक्शन भी हो सकती है। सो इस टाइम के ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ब्रेस्ट की इस तरह से फीडिंग को इस्टेब्लिश करना है। इसी तरह तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो इसमें है कि जो नॉर्मल आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसका भी ध्यान रखना है कि वो कितनी है और वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा हो और आपको कंट्रोल भी ना हो तो आपने डॉक्टर को ज़रूर जाके दिखाना है। इसके अलावा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि कई पेशेंट्स को, बल्कि ज़्यादातर पेशेंट्स को आजकल इस टाइम में बहुत डिप्रेशन होती है। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि थर्ड मंथ ऑनवर्ड प्रेगनेंसी में भी और डिलीवरी के फ़ौरन बाद इन 6 हफ्तों में चूँकि हार्मोन्स बॉडी के वापस आ रहे होते हैं, तो ये डिप्रेशन का जो, या आप ये समझ लें कि एक रोने का दिल चाहता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, बच्चे को आप संभाल नहीं सक रहे होते क्योंकि रात को बहुत दफ़ा जागना पड़ता है और कई दफ़ा आप कंटिन्यूसली रात को जाग रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपका नींद भी आपको नहीं आती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, भूख नहीं लगती है, तो फिर आपको डिप्रेशन होती है। अब डिप्रेशन होना क्या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको डिप्रेशन है और आपको पता है और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे डिप्रेशन है, मैंने दवाई खानी है, और आप बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब नहीं है, तो आप उसको मेडिसिन से या सोने से या बात करने से उसको कंट्रोल करते हैं, तो आपको इतना। और दूसरा, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी फैमिली सपोर्ट होती है हमारे मुल्क में। आपके पास घर में कोई ना कोई बुजुर्ग होता है, हस्बैंड है, सास है, मदर है, बहन है, कोई भी जो आपको इस चीज़ में हेल्प आउट कर सकता है कि वो बच्चे को संभाल ले, तो ये चीज़ काम होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपके बस में नहीं है और आपको ऐसे ख्यालात आते हैं जिसमें आपका दिल चाहता है कि आप बच्चे को नुकसान दें या अपने आप को नुकसान दें, और ये चीज़ें बड़ी कॉमन है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि इंसान पागल हो गया, लोग ये कहते हैं हाँ जी तो पागलपन की बातें हैं, ऐसा नहीं है, ये चीज़ें आना बहुत नॉर्मल है। तो अगर आपको इस किस्म के ख्यालात आते हैं तो प्लीज़ आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, और इसकी बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं जिसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जो आपको बहुत लॉन्ग टर्म नहीं खानी पड़ती, लेकिन ये ख्यालात या ये जो आपके अंदर एक डिप्रेशन का एलिमेंट है, ये फ़ौरन जो है वो ठीक हो जाता है। और यही 40 डेज या 6 वीक्स आप लेते हैं और ये चीज़ जो है ये ठीक हो जाती है। और कई दफ़ा दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको थोड़ी सी काउंसलिंग चाहिए होती है, थोड़ी काउंसलिंग होती है, सपोर्ट होती है, तो आप बगैर दवाई के भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसको ज़रूर दिखाएं जाके, अगर आपको ये इतना बॉदर कर रहा है, और घर वाले भी कई दफ़ा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। इसके अलावा जो मैंने एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो आपका न्यू बॉर्न है उसकी केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डॉक्टर से बच्चे को हॉस्पिटल से लेके घर आते हैं तो कुछ तो हिदायत वो भी दे देते हैं कि जिसमें आपने उसकी वैक्सीनेशन या टीकों का जो एक स्केड्यूल है उसको फॉलो करना है। इसी तरह से शुरू में बच्चे को हल्का सा यरकान होता है। ये बात याद रखिएगा कि अगर बच्चे को एक यरकान है और आपको पिलाहट नज़र आती है और बच्चा अपना फीड जो है या फीडर का ले रहा है या माँ का ले रहा है और वो रेगुलर ले रहा है, उसमें उसकी कमी नहीं आई है, उसकी डाइट ठीक है, वो अपने खुराक को हजम भी कर रहा है, दूध हजम भी कर रहा है, उसकी नींद ठीक है, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। बिकॉज 3rd डे से लेकर 2 हफ्ते तक या 10 दिन तक जो है वो नॉर्मल बच्चों को यरकान होता है। अगर उसका फीड ठीक है तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, उसको आप धूप लगवा सकते हैं, और धूप बाहर जाके नहीं लगवानी, कमरे के अंदर ही खिड़की के पास धूप लगवाएं जहाँ जो है वो गर्मी या जो उसका टेम्परेचर है वो बच्चे के मुताबिक हो। हाँ, अगर आपका बच्चा फीड नहीं ले रहा, दूध नहीं पी रहा है और आपको लगता है कि इसका जो यरकान है वो ज़्यादा होता जा रहा है, तो प्लीज़ फिर ज़्यादा इंतज़ार ना करें, 1 दिन के बाद उसको डॉक्टर को दिखा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है उसको फोटोथेरेपी हो सकता है उसको किसी और दवाई की ज़रूरत हो, तो वो डॉक्टर देख के उसको जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 2-3 दिन से दूध नहीं पी रहा और आपने उसको डॉक्टर को भी नहीं दिखाया तो उसको फिर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने के चांस होते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बच्चे की जो फीड है वो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, जॉन्डिस ज़्यादा तो नहीं हो रहा, प्लस बच्चे की
की नाफ का जो ध्यान रखना है आपको, उसको स्पिरिट से डेली साफ करें और 5वें या 6ठे दिन जो है वो नाफ गिर जाती है, जो उसके ऊपर क्लैंप लगाया होता है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्लीडिंग नहीं हो रहा, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है हेल्दी है। अगर उसमें प्रॉब्लम है, कोई ब्लीडिंग हो रही है या वो नाफ फूलती है, तो आप उसको भी डॉक्टर को एक दफ़ा ज़रूर दिखा लीजिएगा। इसी तरह बच्चे की एक और सवाल ये होता है कि जी कितनी दफ़ा दूध देना है शुरू में और कितनी देर के बाद देना है और कितना दूध देना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पहले 40 दिन होते हैं या जो पहले एटलीस्ट 2 हफ्ते हैं, न्यू बॉर्न बच्चा होता है, उसको हम फीड ऑन डिमांड देते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको हर 2 घंटे बाद दें और 2 आउंस ही दें। हो सकता है आपका बच्चा 1 आउंस पीता है, वो सो जाता है, फिर घंटे बाद दोबारा पीते हैं। तो पहले 2 से 3 हफ्ते में आपको उसकी फीड और उसका टाइम और उसकी ड्यूरेशन डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है, आप हर 2 घंटे या 3 घंटे बाद दें, लेकिन अगर बच्चा उससे पहले रो रहा है तो उसको ज़रूर देते हैं। दूसरा ये है कि बच्चे का हाजमे का ख्याल रखें। अगर बच्चा बहुत थ्रो अप कर रहा है तो भी देखें कि कहीं उसके गले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और खुदा ना खास्ता अगर आप बच्चे को लिटा देते हैं तो प्लीज़ ये बात का ध्यान रखें कि उसका मुंह कवर ना करें। ठीक है, एक तो उसको साइडवेज लिटाएं, एक तरफ करवट के ऊपर। दूसरा, बच्चे को दूध पिला के जब तक वो डकार नहीं ले लेता या वो हजम नहीं कर लेता, आप उसको 10-1 मिनट तक ज़रूर अपने जो है कंधे से लगा के रखें, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो हम देखते हैं उसको हम कॉट डेथ बोलते हैं। इसमें बच्चे को आप दूध पिला देते हैं और उसको सीधा लिटा देते हैं। खुदा ना खास्ता ये बच्चा हजम करते हुए दूध जो है वो सांस की नाली में ले जाता है। ये हमने बहुत देखा है कि बच्चों को दूध पिला के लिटाए और फिर वो उठे ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ध्यान करना है इस टाइम में। एक दफ़ा बच्चा इंशाल्लाह इस टाइम से गुजर जाता है तो उसका जो मॉर्बिडिटी है या जो बीमार होने का चांस है वो भी कम हो जाता है। इस टाइम के ऊपर कोशिश करें अपना फीड कराएं। अपने फीड के अंदर बच्चे को एंटीबॉडीज़ भी अच्छी मिलती हैं और उसका बीमार होने के चांसेस भी कम होते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर कोई और एबनॉर्मेलिटी आपको देखते हैं कि डेवलप आप में हो रही है या बच्चे में या आपके अंदर, तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूरी नहीं है कि आप 6 वीक्स के बाद का ही विजिट करें। आप उसको पहले भी दिखा सकते हैं और अपना जो कोई भी अपना कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं ये आपको इस टाइम में हेल्प आउट करेंगी और इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।